लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में अमेरिका और कनाडा के तेजी से बढ़ते कानूनी कैनबिस यानी मारिजुआना उद्योग के यूरोप में विस्तार और उससे पैदा होने वाले खतरों पर ध्यान दिलाया गया है। लेख का शीर्षक है, अमेरिकी मारिजुआना कारोबार हो रहा है वैश्विक, लेकिन यूरोप अभी तैयार नहीं है। लेख का मूल सवाल यह है कि अमेरिका में कैनबिस को अपराध की दुनिया से निकालकर कानूनी बाजार में लाने के बाद जो अत्यधिक व्यवसायीकरण हुआ, क्या यूरोप उससे सबक लेकर अलग रास्ता अपनाएगा या वही गलतियां दोहराएगा। लेख बताता है कि अमेरिका में पिछले एक दशक में मारिजुआना को लेकर नीति तेजी से बदली है। 24 राज्यों ने मनोरंजन के लिए और 41 राज्यों ने मेडिकल कैनबिस को कानूनी बाजार दिया। शुरुआत में निवेशकों ने इसे बड़े कारोबारी अवसर के रूप में देखा और अमेरिका कनाडा का कैनबिस उद्योग अपने चरम पर करीब 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के अलग कानून, भारी टैक्स और जरूरत से ज्यादा निवेश के कारण उद्योग मुश्किल में भी फंसा। फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिसंबर के उस आदेश से इसे नई उम्मीद मिली जिसमें कैनबिस की संघीय ड्रग श्रेणी बदलने की दिशा में कदम उठाया गया। इसके बाद उत्तर अमेरिकी कंपनियों की नजर तेजी से यूरोप पर टिक गई। इसका असर अब दिखाई दे रहा है। कनाडाई और अमेरिकी कंपनियां जर्मनी और ब्रिटेन की मेडिकल कैनबिस कंपनियां खरीद रही हैं, जबकि स्पेन, पोलैंड और दूसरे यूरोपीय बाजारों में भी विस्तार हो रहा है। यूरोप में मनोरंजन के लिए कैनबिस अभी सीमित देशों में ही वैध है, लेकिन मेडिकल कैनबिस का बाजार करीब 1.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी कंपनियों के लिए यहां भविष्य का बड़ा बाजार तैयार हो रहा है। लेकिन लेख की असली चिंता कैनबिस को कानूनी बनाने से ज्यादा उसके अत्यधिक व्यवसायीकरण को लेकर है। अमेरिका के अनुभव में कंपनियों ने तंबाकू और शराब उद्योग की तरह आक्रामक मार्केटिंग, ज्यादा नशीले उत्पाद और नियमित ग्राहकों पर निर्भर कारोबारी मॉडल अपनाया। लेखक के मुताबिक जब मुनाफा सार्वजनिक स्वास्थ्य से आगे निकलता है तो अत्यधिक सेवन, निर्भरता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं। ब्रिटेन और जर्मनी के कुछ हालिया मामलों को इसी चेतावनी के रूप में पेश किया गया है। लेख इसलिए यूरोप को अभी से सावधान होने की सलाह देता है। उसका कहना है कि विकल्प केवल दो नहीं हैं, या तो कैनबिस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहे या फिर उसे बड़ी कंपनियों के लिए खुला बाजार बना दिया जाए। यूरोप छोटे स्थानीय उत्पादकों, सहकारी मॉडल, कैनबिस सोशल क्लब और कंपनियों के लाइसेंस की संख्या सीमित करने जैसे रास्ते अपना सकता है, ताकि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बाजार पर कब्जा ना हो और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में बना रहे। लेख का सीधा संदेश ये है कि 20वीं सदी में दुनिया ने मारूजुआना के खतरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके उसे अपराध से जोड़ दिया था, लेकिन 21वीं सदी में उल्टी गलती होने का खतरा है, उसके फायदे बेचते हुए जोखिमों को छोटा बताने का। न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख यूरोप को चेतावनी देता है कि अमेरिकी कैनबिस कंपनियों के पूरी ताकत से बाजार में उतरने से पहले नियम तय कर लिए जाएं। कानूनीकरण का मतलब बेलगाम बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, वरना ड्रग वॉर एक अति से निकलकर समाज कॉरपोरेट मुनाफे की दूसरी अति में पहुंच सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में तालिबान की सत्ता में वापसी के 5 साल बाद अफगानिस्तान में छूट गए लोगों, खासकर महिलाओं की जिंदगी को बेहद निजी और भावुक नजरिए से सामने रखा गया है। लेख का शीर्षक है, अफगानिस्तान में पीछे छूट गए लोगों से बात करते हुए मुझे अपराध बोध होता है। मैं आजाद हूं, जबकि वो कैदियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लेख की लेखिका अफगान मूल की हैं और अपनी आजाद जिंदगी की तुलना तालिबान शासन में रह रहे रिश्तेदारों और दोस्तों की जिंदगी से करते हुए उस दूरी और बेबसी को बयान करती हैं जो पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ी है। लेख याद दिलाता है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान के काबुल पर कब्जे से पहले अफगानिस्तान की तस्वीर अलग थी। युवा सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी साझा करते थे, लड़कियां स्कूल और लाइब्रेरी जाती थीं, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियां दिखाई देती थीं। तालिबान की वापसी के बाद ये दुनिया अचानक बदल गई। लेखिका अपनी एक प्रिंसिपल मित्र का उदाहरण देती है, जिन्हें देश से निकालने की उन्होंने महीनों कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सकी। आज उनकी जिंदगी काम, परिवार और यात्राओं के बीच चल रही है, जबकि उनकी मित्र की दुनिया आर्थिक तंगी,
पाबंदियों और मॉरलिटी पुलिस के तर्क तक सिमट गई है। लेख की सबसे बड़ी चिंता अफगान महिलाओं की आजादी और भविष्य को लेकर है। लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं के काम करने और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी पर लगी पाबंदियों ने पूरी एक पीढ़ी के अवसर सीमित कर दिए हैं। लेख में एक युवती की कहानी के जरिए बताया गया है कि जो लड़की कभी स्कूल, ताइक्वांडो और लाइब्रेरी जाती थी, अब उसके भविष्य को पढ़ाई और आत्मनिर्भरता के बजाय विवाह से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष और हवाई हमलों ने आम लोगों के डर और असुरक्षा को बढ़ाया है। लेख का सीधा संदेश यही है कि अफगानिस्तान की त्रासदी को दुनिया की नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। 5 साल बीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय दुनिया भले ही आगे बढ़ गई हो, लेकिन वहां रहने वाले लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए समय जैसे ठहर गया है। लेखिका का अपराध बोध दरअसल इसी असमानता से पैदा होता है। एक ही दौर में कुछ लोग अपनी जिंदगी, करियर और सपने चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि अफगानिस्तान में उनके अपने लोग उन्हीं बुनियादी अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। लेख आखिर में एक मानवीय अपील करता है। अफगानिस्तान के लोगों की कहानियां सुनाना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी देश की पीड़ा खबरों से गायब होने लगती है, तो उसके लोगों की आवाज भी कमजोर पड़ने लगती है। उम्मीद को जिंदा रखने का पहला रास्ता यही है कि दुनिया उन्हें भूले नहीं और उस दिन की उम्मीद बनाए रखे जब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यातायात बाधित होने से अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े असर को एक बड़े अवसर के रूप में देखने की कोशिश की गई है। लेख का शीर्षक है हॉर्मुज के बाद का दौर अफ्रीका के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। लेखक का तर्क है कि तेल, गैस और महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार तथा बेहद अहम समुद्री स्थिति के बावजूद अफ्रीका आज भी वैश्विक संकटों का असर झेलता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उसने अपनी समुद्री ताकत और रणनीतिक स्थिति का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। लेख में पोस्ट हॉर्मुज युग का मतलब ऐसी दुनिया से है जहां वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा केवल हॉर्मुज जैसे एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहेगी। बाब अल मंदेब, लाल सागर, स्वेज नहर, मोजाम्बिक चैनल, कैप ऑफ गुड होप और पश्चिमी हिंद महासागर जैसे कई समुद्री रास्तों का महत्व बढ़ेगा। इनमें से कई अफ्रीका से जुड़े हैं, इसलिए बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका केवल संसाधन देने वाला महाद्वीप न रहकर दुनिया के व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र बन सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अफ्रीकी देशों को समुद्र को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी। अब तक उनका ध्यान गृह युद्ध, सीमा विवाद, विद्रोह और आंतरिक सुरक्षा जैसे जमीनी खतरों पर ज्यादा रहा है। समुद्र को आर्थिक और सामरिक शक्ति की बजाय अक्सर केवल सीमा या व्यापार के रास्ते के रूप में देखा गया। अलग अलग देशों के हित, साझा रणनीति की लागत और समुद्री सुरक्षा के लिए विदेशी नौसेनाओं पर निर्भरता ने भी एक संयुक्त अफ्रीकी समुद्री नीति बनने में बाधा डाली है। लेख याद दिलाता है कि अफ्रीकी संघ ने समुद्री सुरक्षा को लेकर रणनीतियां पहले ही बनाई हैं, लेकिन समस्या उन्हें जमीन पर उतारने की है। लेखक का सुझाव है कि दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मिस्र, मोरक्को और केनिया जैसे प्रभावशाली देश नेतृत्व करें, साझा समुद्री निगरानी और खुफिया तंत्र बने, संयुक्त गश्त हो, बंदरगाह और व्यापारिक गलियारों को आपस में जोड़ा जाए तथा समुद्री सुरक्षा के लिए अफ्रीका का अपना वित्तीय ढांचा तैयार किया जाए। साथ ही तेल उत्पादक देशों को केवल कच्चा तेल बेचने की बजाय रिफाइनिंग और रणनीतिक भंडारण क्षमता भी बढ़ानी चाहिए, ताकि किसी वैश्विक समुद्री संकट में वो ईंधन के लिए बाहर पर निर्भर न रहें। लेख का सीधा संदेश यही है कि हॉर्मुज संकट अफ्रीका के लिए सिर्फ खतरा नहीं, अपनी ताकत पहचानने का मौका भी है। अफ्रीका के पास संसाधन भी हैं और दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों से जुड़ी भौगोलिक स्थिति भी। कमी है तो साझा रणनीति और उसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति की। लेखक का कहना है कि अब सवाल ये नहीं है कि नई वैश्विक व्यवस्था में अफ्रीका की जगह होगी या नहीं। सवाल ये है वो दूसरों के फैसलों से प्रभावित होने वाला महाद्वीप बना रहेगा या अपनी समुद्री और आर्थिक ताकत के बल पर खुद फैसले लेने वाली रणनीतिक शक्ति बनेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल